Hello everyone, this is Dr. Monisha and welcome back to my channel Self Learning. Yes, we are live now. आज की क्लास स्टार्ट करें इसके पहले सभी को गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और अब हम बात करने वाले हैं रिसर्च की, जो कि हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 की। और यूनिट 2 में हमें पढ़ना है रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके अंतर्गत हमने कल और परसों की क्लास में बहुत कुछ पढ़ लिया है। और मेथड्स ऑफ टीचिंग रिसर्च के बारे में कल हमने पढ़ा था, अलग अलग तरह की मेथड्स के बारे में पढ़ा था। इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स आपकी इसने सिलेबस में दिया हुआ है। इसके बारे में मैंने सेपरेटली बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर देख लें। क्यों हम एक और क्लास करके उसका समय बर्बाद करें। तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में भी यहाँ पर मिल जाएगी। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर कंप्लीट एक वीडियो है, सेपरेटली मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया है, तो उसको आप जरूर देख लेना, है ना। और आज तो फिर मैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को नहीं करवाती हूँ, मैं करवाती हूँ नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, वो स्टेप ऑफ रिसर्च का, है ना। स्टेप ऑफ रिसर्च के बारे में हमको पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं जिसके अंतर्गत रिसर्च को किया जाता है ना। और तो ये चीज हम पढ़ लेते हैं, क्यों हम एक और क्लास करें, क्योंकि हम अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ चुके हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव को, तो उस चीज को आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च को स्टार्ट आज से। और स्टेप ऑफ रिसर्च में सबसे पहला पॉइंट होता है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि देखिए, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, साइंस विषय में कर रहे हैं, या फिर आप सोशल रिसर्च कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करनी होती है। कि जब तक ये नहीं पता होगा ना कि हमको फाइंड क्या करना है, क्या किस वजह से हमको रिसर्च करनी है, तब तक आप कैसे करेंगे। क्योंकि उस तरह में तो क्या हो जाएगा ना, आपका जो काम होगा वो एक तरह से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन लेस हो जाएगा। मतलब आपको पता ही नहीं है आपको कहाँ जाना है, आप क्या सर्च करोगे जब आपको मालूम ही नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कि हम समझें कि हमें क्या समस्या करनी है। आप मेरे से इस बात में रिलेट कर पाएंगे, अगर आपने क्योंकि आप एमएड करके आए होंगे, या फिर आपने क्योंकि नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने पीजी किया होगा, तो आपने डिसर्टेशन जरूर किया होगा, सबने किया है ना। लघु शोध जिसको कहते हैं, आपने किया होगा। तो उस शोध में आपने देख लिया होगा कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ी समस्या होती है। आप अपने गाइड के पास जाते हो ना, तो वो ये बोलते हैं कि पहले जाओ एक 10 कुछ प्रॉब्लम लेकर आना लिखकर, फिर उसके बाद आपको उसमें से कोई एक प्रॉब्लम को वो बताते हैं कि हाँ ये इस पर काम तुम कर लो, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है कि इस पे पहले काम हो चुका है, अच्छा काम हो चुका है, इस पे बहुत सारा काम हो चुका है। तो कोई ऐसी यूनिक सी प्रॉब्लम हो जो कि रिलेट करती हो आपके सब्जेक्ट से, और उसकी समस्या का समाधान करना भी जरूरी है ना। ऐसा नहीं कुछ भी आप सर्च करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। तो चलिए, सबसे पहले क्या होता है, प्रॉब्लम किस तरीके से हम समझते हैं। तो प्रॉब्लम का करेंगे पहले आइडेंटिफिकेशन, मतलब किस विषय में आपको समस्या है, उस समस्या को समाधान करने के लिए आपको जाना है। ठीक है, अब मैं चूंकि एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेट करती हूँ, तो मैं आपको एजुकेशन से संबंधित चीजों के बारे में बताऊं। इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट्स का भी हो जाता है। जैसे ये हो जाता है कि गर्ल्स जो हैं, इनके लिए कहा जाता है कि ये आर्ट सब्जेक्ट के लिए ज्यादा अच्छी होती है, और बॉयज जो हैं उनको कहा जाता है ये साइंस और मैथ सब्जेक्ट के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात सिद्ध करनी है कि नहीं, गर्ल्स भी मैथ्स और साइंस पढ़ सकती हैं और बॉयज भी आर्ट्स पढ़ सकते हैं। तो ऐसे देखना है कि आपको सेकेंडरी एजुकेशन में, मतलब 10th पास बच्चों में इस बात की सर्चिंग करनी है कि कितने बच्चे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ बॉयज हैं जो आर्ट्स पढ़ना पसंद करते हैं, और कितने परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हैं जो कि मैथ्स और साइंस विषय में आगे जाना चाहती हैं। ठीक है, ये एक तरीके की एक मोटा मोटी एक समस्या मैंने बता दी। इस तरीके की कोई समस्या है, आप इसको करेंगे। अब लेकिन देखना, अभी जो मैंने आपको बताया ना, ये इतना लंबा सा है, लेकिन आप जब प्रॉब्लम लिखोगे ना, तो एक सेंटेंस में लिखोगे, तो बहुत बड़ा काम होता है प्रॉब्लम को बनाना और प्रॉब्लम को समझ लेना।
तो पहले हो जाता है प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन, ये समझ में आ गया भाई, डायग्नोज कर लिया कि हमको कहाँ पर जाकर अपनी समस्या को देखना है। फिर प्रॉब्लम का सिलेक्शन हो जाता है। आप 10th क्लास के बच्चों पर करोगे सर्च, या 12th क्लास पे करोगे, या गांव में करोगे, या फिर शहर में करोगे, अर्बन एरिया में करोगे, या रूरल एरिया में करोगे, या रिमोट एरिया में करोगे, कहाँ जाकर करोगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम का सिलेक्शन करना सेकेंड स्टेप हो जाता है। इसी के अंतर्गत आ जाता है क्राइटेरिया फॉर प्रॉब्लम सिलेक्शन। अलग अलग तरीके के क्राइटेरियाज होते हैं जो प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है प्रॉब्लम को डिफाइन करना, प्रॉब्लम की डेफिनेशन दे देना कि किस तरह से प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे डिफाइन कर लें। डेफिनेशन जब हम लिखते हैं ना, तो डेफिनेशन को कैसे लिखा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है, मतलब वहां पर बहुत ही सटीक शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो प्रॉब्लम इतनी आइडेंटिफाई होनी चाहिए, इतनी सिलेक्टिव होनी चाहिए, इतनी ज्यादा डिफाइन होनी चाहिए, ताकि उस पर काम जब करना स्टार्ट किया जाए तो भटकाव के चांसेस जीरो हो, भटकाव नहीं हो, क्लियरली उसी रास्ते पर जाकर प्रॉब्लम के बारे में समाधान निकाला जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब तो हो गया, हमने प्रॉब्लम तो ढूंढ ली। अब प्रॉब्लम ढूंढने के बाद क्या है, प्रॉब्लम बन भी गई, आइडेंटिफाई भी हो गई, आइडेंटिफाई होने के बाद में डिफाइन भी हो गई, सारी चीजें हो गई हैं। अब आपको ये करना है कि आगे के स्टेप्स को देखना है, ठीक है। चलिए, तो आगे के स्टेप्स को बताती हूँ मैं। तो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं इनको देख लेते हैं हम। तो देखिए, ये सारे हैं जो स्टेप्स होते हैं जिसके अंतर्गत हमको कोई भी रिसर्च को है वो कंप्लीट करना होता है। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है, प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, और अब आपको देखना है डिफाइंड रिसर्च प्रॉब्लम, ये हो गया पहला स्टेप हमारा, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम करते हैं रिव्यू प्रीवियस थ्योरी, इसके इस विषय के बारे में प्रीवियसली कौन कौन सी थ्योरीज हो चुकी हैं, रिसर्च वर्क हो चुका है, उसको रिव्यू करते हैं, और उनकी फाइंडिंग्स क्या हैं उसको रिव्यू करते हैं। ये हो जाता है हमारा सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप प्रॉब्लम देख लिया, दूसरा स्टेप हमने रिव्यू कर लिया, प्रोसेस को भी देख लेंगे हम इसमें, उनका सैंपल साइज क्या था ये भी देख लेंगे, उनकी फाइंडिंग क्या थी ये भी देख लेंगे, और उन्होंने किस तरीके से इस रिसर्च की प्रोसेस को आगे बढ़ाया था वो सब देख लेंगे। यदि कोई टूल का इस्तेमाल किया है, स्टैंडर्डाइज टूल का किया है, या फिर स्टैंडर्डाइज उन्होंने खुद बनाकर टूल किया, तो वो क्या प्रोसेस थी उस चीज को वो यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा तीसरा स्टेप, वो होता है कि फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, जो पहले से ही उस जो प्रॉब्लम है ना उस प्रॉब्लम के बारे में ये बता देते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये निकलेगा, या इसका मतलब ये निकलता है। तो अपने हाइपोथेटिकली आप प्रॉब्लम को मन ही मन में सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे 5 या 7 आप रास्ते बना देते हैं कि ये इस तरीके के रिजल्ट आएगा। एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, जैसे मान लेते हैं कोई साइंस में टेस्टिंग हो रही है, सपोज चने के पौधे के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है कि इसमें प्रोटीन उपस्थित है, या फिर विटामिन है, या फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट है, या फिर इसमें और कोई मिनरल है जो है, तो क्या किया जाएगा, इस तरीके की टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन उस टेस्टिंग के लिए पहले बताना जरूरी है कि भाई इसमें विटामिन होता है, इसमें प्रोटीन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें और भी जो मिनरल्स होते हैं वो होते हैं। फिर हम टेस्टिंग लगाएंगे और ये देखेंगे कि विटामिन हुआ तो ये वाली हाइपोथेसिस हमारी सही हो गई, प्रोटीन हुआ तो ये वाली सही हो गई, कार्बोहाइड्रेट हुआ तो ये वाली सही हो गई, और जो कुछ भी हमने किया तो वो नहीं मिला तो वो गलत हो गई। इस तरीके से पहले हाइपोथेसिस बनाई जाती है, परिकल्पना की जाती है ना, रिजल्ट को पहले से ही ध्यान करके परिकल्पना की जाती है। फिर होता है पॉपुलेशन और सैंपल डिजाइन। पॉपुलेशन का मतलब हो जाता है वो पूरा का पूरा वर्ग जिस पर आप काम कर रहे हैं, चाहे आप साइंस की रिसर्च कर रहे हो या सोशल सब्जेक्ट्स में रिसर्च कर रहे हो, जो भी आपने जो भी प्रॉब्लम के अंदर
जो भी सोचा है कि आप इन पर काम करेंगे, तो उनकी संख्या कितनी होगी। जैसे आप 10th के बच्चों के बारे में सर्च कर रहे हैं कि उनको क्या पढ़ना पसंद है, तो जितने भी बच्चे उस एरिया में 10th क्लास में होंगे वो हो जाएगी आपकी पॉपुलेशन। क्लियर। लेकिन अगर मान लेते हैं वो 5 लाख 10 लाख बच्चे हो, तो 10 लाख बच्चों पे आप रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अब छोटा सा सैंपल आप कर रहे हो, आपके पास सुविधाएं ज्यादा नहीं है। तो क्या करोगे आप, हर एक स्कूल में से 2 बच्चे लोगे, हर एक एरिया में से 10 बच्चे लोगे। इस तरीके से आप अपनी 5 लाख की जगह पर आप 5,000 लोगों का सैंपल ले लोगे। तो पॉपुलेशन हो जाती है टोटल जनसंख्या जिस पर आपको काम करना है, और सैंपल हो जाता है उनमें से कुछ कुछ को ले लेना। जैसे कि एक तरह से सैंपल किस तरीके से सर्च करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे चावल अगर पक गए हैं कि नहीं पक गए हैं, तो क्या किया जाता है कि भाई पूरे चावल को नहीं पीस पीस के देखा जाता है, उनमें से एक दाने को निकाल कर देख लिया जाता है कि वो पक गया है। तो सैंपल वही होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेटा कलेक्शन। अब जो सैंपल आपने चुन लिया है उनके पास जाकर आपको डेटा कलेक्ट करना होता है। ये हो जाता है हमारा 4th स्टेप, और ये हो जाता है हमारा 5th स्टेप। इन दोनों के बीच में आता है वो टूल का निर्माण करना, जिस टूल के माध्यम से आप डेटा कलेक्शन करेंगे। ठीक है। यानी अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे करेंगे तो क्या होगा, जिस भी सैंपल के पास आप जाएंगे उनसे कुछ क्वेश्चन तो पूछेंगे, या फिर क्वेश्चनर बनाएंगे, जिससे आप उनसे पूछें और वो क्वेश्चन का आंसर करें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम के हिसाब से आपने क्वेश्चनर बनाया है उसमें आप समझ पाए कि भाई वहां की पॉपुलेशन जो है वो क्या सोचती है। ठीक है। तो डेटा कलेक्शन इस तरीके से होता है। जो भी सैंपल साइज होती है आपकी 1000 की हो गई, 5000 की हो गई, 20,000 की हो गई, उस सैंपल साइज के पास आप जाते हैं और एक एक से क्वेश्चन पूछ के डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर होता है नेक्स्ट स्टेप, एनालिसिस ऑफ डाटा। जो आपने डेटा कलेक्ट किया है उसका एनालिसिस करते हैं। उस एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना। ठीक है। उसमें स्टैटिक्स लगाना। ठीक है। स्टैटिक्स लगाकर अगर उनके बीच में संबंध निकालना है तो कोरिलेशन लगाते हैं, अंतर निकालना है तो आप मीन मोड मीडियन इस तरीके से निकालते हैं, एवरेज निकालना है तो ये सारी चीजें एनालिसिस ऑफ डाटा होता है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर आता है हाइपोथेसिस का टेस्टिंग। तो ये हो गया हमारा 6th स्टेप, और फिर आ जाता है आपका 7वां, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग। जो भी आपने पहले परिकल्पना बनाई थी उन परिकल्पनाओं को टेस्ट करते हैं कि जो रिजल्ट आया है वो परिकल्पनाएं आपकी सही सिद्ध हुई या गलत सिद्ध हुई। ठीक है। परिकल्पनाओं की टेस्टिंग हो गई। फिर आ जाता है लास्ट में रिजल्ट, जिसमें आप फाइंडिंग्स निकालते हैं कि आपको इस पूरे कंप्लीट रिसर्च के दौरान क्या मिला, क्या आपने पाया। तो उसको आप फाइंडिंग्स कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं, वो निकालते हैं। फिर लास्ट में होता है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है। क्योंकि ये सब काम जो आप कर रहे हैं ना, ये तो आपका अगर ये सब कुछ लिख दिया जाए ना तो इतनी मोटी मोटी 20 थीसिस बन जाए। तो यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग का एक काम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब आपको बहुत ही सटीक शब्दों में अपने इस पूरे काम को डिफाइन करना है, लिखना है। क्योंकि आपका जो बहुत सारा जो यहाँ पे डेटा कलेक्शन वाला होता है, कैलकुलेशन का होता है, इतना ज्यादा हो जाता है तो वो नहीं करना है। आपको मेन मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको लिखना है, उसको कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है। इस रिपोर्ट राइटिंग में सारा काम होने के बाद में इतना समय लगता है। जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मेरा ये काम हो गया था, और ये काम लास्ट वाला जो था रिपोर्ट राइटिंग का, ये करके मैं लेकर जाती थी, एक एक चैप्टर लिखती थी, अपने गाइड को चेक कराने जाती थी, वो एक जोड़ के इतनी सारी उसमें गोलियां लगा देते थे, लाल 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 गोली कर देते थे। उसके बाद फिर मैं वापस आ जाती थी, उन सारे गोलों को खत्म करती थी कि ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, इस तरीके से। फिर उसके बाद वापस से लिख के जाती थी, तब एक जाके चैप्टर सही होता था। फिर दूसरे चैप्टर को लिखती थी, अगेन ये प्रोसेस होता था, फिर वो गोले लगा देते थे, फिर नेक्स्ट होता था। इस तरीके से मतलब रिपोर्ट राइटिंग का बहुत बड़ा झमेला होता है, जिसपे मैंने काम किया था। बहुत बड़ा अ, समय लगता है, बहुत बड़ा
एक एफर्ट लगता है रिपोर्ट राइटिंग में भी, है ना। फिर उसके बाद उसको टाइप करवाना हमें, टाइप करवाएंगे या फिर ग्राफ बनवाएंगे, अलग अलग तरीके के मैप होते हैं तो वो लगाना, है ना। कुछ अलग तरह से आपने पिक्चर्स लिए हैं, कलेक्ट की हैं, तो वो भी आपको प्लेस करनी है, यहाँ करनी है या दूसरे पेज पे करनी है। बहुत बड़े काम होते हैं रिसर्च में, इसीलिए 5 साल लग जाते हैं। कोई एक थीसिस करता है ना, पीएचडी करता है, तो मिनिमम कहते हैं 4 साल तो लगते ही हैं, 4 से 5 साल लग जाते हैं, क्योंकि ये सारा काम करने में बहुत समय लगता है। तो ये हो जाता है आपका लास्ट स्टेप रिपोर्ट राइटिंग का। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग में एक और चीज लास्ट में मेंशन की जाती है, सजेशन फॉर फ्यूचर। आप फ्यूचर वाले जो भी आपके टॉपिक पे रिसर्च करने वाले व्यक्ति होंगे, तो उनको आप सजेस्ट करते हो कि क्या करना चाहिए, मुझसे क्या गलती यहाँ पर हो गई है, जो मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, मुझसे छूट गया, तो अब और कौन सा काम है जो आप कर सकते हो अपनी फर्दर रिसर्चेस में, है ना। तो ये होते हैं पूरे स्टेप जिसके ऊपर रिसर्च की अ, जो काम है उसको किया जाता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारा। अब हम कल पढ़ते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ सैंपल, मतलब सैंपल और हाइपोथेसिस के बारे में कल हम पढ़ेंगे कि क्या होती है हाइपोथेसिस और किस तरीके से सैंपल बनाया जाता है, पॉपुलेशन निकाली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। रिसर्च एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इस क्लास को करते हैं यहीं पे फिनिश। कल फिर मिलते हैं आपसे इसी समय पर, और तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर अभी तक मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का, उस पर आपने ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक आपको मिलती है उसको जाकर क्लिक कीजिए, तो आप टेलीग्राम के पेज पर आ जाएंगे, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारे जो मैं पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन रोज नहीं शेयर करूंगी मैं, जैसे ही हमारी यूनिट कंप्लीट होती है वैसे ही शेयर करूंगी। और आपसे अगेन मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये सब कुछ जो है ना, मंडे टू फ्राइडे इसीलिए होता है कि सैटरडे संडे का मेरे पास समय हो जाता है, और जो भी मैं काम करती हूँ उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके और फिर मैं उसको डाल दूँ, है ना। तो ये जो काम है, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना जिस तरीके से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको देख के आप जरूर नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स आपको बहुत बेनिफिट देते हैं जब आप रिवाइज करते हो। ठीक है, रिवीजन करते वक्त ना वो चीज समझ आती है जो आपने खुद लिखी होती है। कहीं पे भी किसी भी तरह से बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी ले लिए ना, तो भी वो मजा नहीं आता है रिवाइज करने में, क्योंकि वो भूला हुआ सा लगता है सब कुछ। तो अपने भाषा में, अपने शब्दों में लिखी हुई चीज समझ आ जाती है। तो इस बात का नोट्स आप जरूर बनाओ, क्योंकि ये सब कुछ भूल जाता है। मैं आपको दावे से कहती हूँ कि आज आप पढ़ेंगे, 4 दिन बाद फिर देखेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, क्योंकि ये इतना होता है ऐसा ना, भूल जाते हैं हम। तो कोई बात नहीं है, हम रोज रेगुलर करेंगे, और जैसे ही हमारी यूनिट खत्म होगी तो इस यूनिट के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर इसी समय पे। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना दूसरों के साथ।